everyone. My name is Apurva Pandey and I secured rank 39 in UPSC Civil Services Examination 2017, and I'm going to share with you my strategy for the optional Political Science and International Relations. मैंने स्कोर किए हैं 265 मार्क्स इन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस दिस ईयर। मैं उसकी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगी। कई लोग रेकमेंड करते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर क्लास के नोट्स डायरेक्टली पढ़ें और उनको बार बार रिवाइज करें, तो इट इज़ मोर देन इनफ फॉर प्रिपेयरिंग एन ऑप्शनल। बट देन अगेन यहाँ हर किसी की अपनी अलग स्ट्रैटेजी होती है, एंड दिस स्ट्रैटेजी पर्टिकुलरली डिडंट सूट मी वेल। सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने कुछ बेसिक टेक्स्ट बुक्स मंगवाई और उनसे मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी। फॉर इंस्टेंस पेपर 1 पार्ट 1 में वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए मैंने ब्रायन नेल्सन की बुक पढ़ी, एंड आइडियोलॉजीज़ मैंने एंड्रू हेवुड की PDF अवेलेबल थी ऑनलाइन, तो उससे मैंने आइडियोलॉजीज़ पढ़ी। और इंडियन थिंकर्स मैंने इग्नू के नोट्स से कवर करे, और पॉलिटिकल थ्योरी मैंने शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स और सिलेक्टिव रीडिंग ऑफ OP गौबा, तो ऐसे मैंने ये कवर करा। दिस वाज ऑल अबाउट पेपर 1 पार्ट 1। पेपर 2 पार्ट 2 इज़ वेरी डायनामिक इन नेचर। इसमें यू कैन फॉर द स्टैटिक पार्ट यू कैन गो थ्रू शुभ्रा मैम्स नोट्स, एंड देयर आर ऑल्सो अ नंबर ऑफ बुक्स टू बेटर अंडरस्टैंड पेपर 1 पार्ट 2। कॉन्स्टिट्यूशन पे कई सारी बुक्स हैं अच्छी रिकमेंडेड, DD बासु की हैं और भी काफ़ी सारी बुक्स हैं, तो यू कैन गो थ्रू इट इफ़ यू वांट। बट फॉर सेवरल पीपल द नोट्स आर मोर देन इनफ। सेवरल पीपल फाइंड नोट्स प्रीटी गुड फॉर दिस पार्ट। और फिर उसके अलावा डायनामिक है बहुत ज़्यादा पेपर 2, तो फिर आपको करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहना है, और आप कंपाइलेशंस वगैरह यूज़ कर सकते हैं, एंड यू हैव टू कीप अ ट्रैक ऑन व्हाट्स गोइंग अराउंड इन एंड अराउंड द कंट्री। तो इसके लिए आई वुड रेकमेंड कि जो एडिटोरियल्स वगैरह आते हैं न्यूज़पेपर्स में वो आप अच्छे से पढ़ें, एंड पीपल हु आर एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड, आप उनके if there is a good editorial written by them, then you can make notes of the points that they have put up, और उनका नाम आप नोट कर सकते हैं और उनको आप कोट कर सकते हैं, उन स्कॉलर्स को आप कोट कर सकते हैं अपने आंसर्स में। इट लीव्स अ गुड इम्प्रेशन। एंड उसके अलावा देयर इज़ दिस ऑक्सफोर्ड हैंडबुक दैट I read. I don't think it is absolutely mandatory to read that book, absolutely necessary to go through that book, but it helps. उसमें कुछ चैप्टर्स बहुत अच्छे से कवर्ड है। सुप्रीम कोर्ट पे एक चैप्टर है, आई फाउंड दैट ब्रिलियंट, एंड उससे मैंने काफ़ी कुछ पॉइंट्स वगैरह नोट करे थे, एंड इसमें बहुत अच्छे बहुत ही वेल नोन पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर्स के एसेज हैं, सो इट माइट हेल्प। देन मूविंग ऑन टू पेपर 2, आपका आता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स विच आई कवर्ड फ्रॉम इग्नू नोट्स, एंड उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस का जो थियोरेटिकल पार्ट है वो मैंने कवर करा। ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड्रू हेवुड की बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी एग्जाम्पल्स के साथ उसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो अगर आप अपने आंसर्स में भी ये एग्जाम्पल्स डालेंगे तो इट लीव्स good impression, and it makes your answer overall a good one. Then moving on, second part 2 में इंडिया एंड द वर्ल्ड फॉरेन पॉलिसी वगैरह आता है, तो इधर अगेन इट इज़ वेरी डायनामिक इन नेचर, और इसमें अगर इफ़ यू कोट डिप्लोमैट्स एंड पीपल हु आर एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ फॉरेन पॉलिसी, तो इट लीव्स अ गुड इम्प्रेशन एंड इट शोज़ दैट यू आर वेल रेड। सो इसमें अगेन आप एडिटोरियल्स को अच्छे से फॉलो करें, आप जो डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस हो रहे हैं, जो ट्रीटीज साइन हो रही हैं, और जो विजिट्स हो रही हैं, बायलैटरल मल्टीलैटरल मीटिंग्स हो रही हैं, इन सबको अच्छे से ट्रैक करें, एंड उस पर जो ऑब्जर्वेशंस दे रहे हैं एक्सपर्ट्स उनको भी नोट करें। आई यूज्ड टू वॉच दिस शो इंडिया एंड द वर्ल्ड दैट इज़ ब्रॉडकास्ट ऑन RSTV। जो RSTV का यूट्यूब चैनल भी है, उसमें आता है ये प्रोग्राम। देन वन थिंग दैट रियली हेल्प मी वाज दैट आई जॉइंड शुभ्रा रंजन मैम्स ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़। तो उन्होंने गूगल ड्राइव क्रिएट करी थी जहाँ पे वो फॉरेन रिलेशन से रिलेटेड डेवलपमेंट्स पे, करंट डेवलपमेंट्स पे डॉक्यूमेंट्स शेयर करती थी। सो आई फाउंड दोज नोट्स रियली हेल्पफुल, और उसमें इंडिया के हर कंट्री के साथ रिलेशंस पे उन्होंने नोट्स शेयर करे थे, और जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं उन दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस में, और जो भी स्कॉलर्स का ओपिनियन है इन बायलैटरल रिलेशंस पे, उस पर वो नोट्स थे। सो दैट हेल्प मी अ लॉट। दोज compilations help me to quickly revise and gain a better understanding of what is happening around the world.
Yes, those notes were helpful. Then again, I would like to highlight the importance of answer writing as far as political science is concerned. इसमें कोशिश कीजिए कि आप इंटरलिंकिंग करें, एग्जाम्पल्स डालें, और जो करंट अफेयर से रिलेटेड भी जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी आप थ्योरीज यूज़ करें. जो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, दोनों पेपर 1 और पेपर 2 की जो भी आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, अगर आप उसको भी करंट डेवलपमेंट से लिंक करते हैं तो आई थिंक इट हेल्प्स अ लॉट विद द मार्क्स. एंड इनफैक्ट कई सारे अच्छे पीपल हु स्कोर्ड रियली वेल इन पॉलिटिकल साइंस हैव रिकमेंडेड दिस. उसके अलावा आई वुड एडवाइज यू टू गो थ्रू अ स्ट्रैटेजी आर्टिकल दैट हैज़ बीन रिटन बाय अनन्या दास मैम. आप उसको गूगल सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड इट ऑनलाइन एंड यू कैन गो थ्रू दैट आर्टिकल. वो कैसे पॉलिटिकल साइंस में आंसर राइटिंग करनी है, व्हाट थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, व्हाट आर नॉट. I think that article puts it up brilliantly. So please make it a point to go through that. Other than that, political science is a good optional. The key is remaining updated with current affairs. Doing paper 1, especially paper 1 part 1 जो है बिल्कुल ही theoretical है, उसको अच्छे से पढ़ के बार बार रिवाइज करेंगे तो one can score really well. For me, I couldn't attempt 35 marks because of time crunch. तो इस वजह से थोड़ा I couldn't score well. But otherwise, I think had I attempted those 35 marks, I would have scored a little better. So I would advise कि पेपर 1 को आप बहुत अच्छे से करें, बिल्कुल ही थियोरेटिकल है, बार बार रिवाइज करेंगे तो फ़ायदा होगा. और प्रीवियस ईयर पेपर्स कर लें, उनसे ना सिर्फ ये आइडिया आता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बल्कि कई बार ऐसा होता है कि पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में जो थियोरेटिकल पार्ट है और जो स्टैटिक पार्ट है उसके क्वेश्चंस कई बार रिपीट भी हो जाते हैं. तो आप I would insist कि आप previous year question papers भी करें. And then finally answer writing again is the key and the most important thing, so do that. You can join an online test series if you are not situated in Delhi, or you can join a classroom test series, whatever suits you. हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमांशु कौशिक है. मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में 77th रैंक अटेन करी है दिस ईयर. सबसे पहला स्टेप है पॉलिटी की 11th और 12th की एनसीईआरटी कवर करना. ये 4 एनसीईआरटी होंगी और ये चारों की चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस के लिए भी और ऑप्शनल के लिए भी. इसके बाद जो लक्ष्मीकांत रेफरेंस बुक है वो मैंडेटरी है, क्योंकि पेपर 1 का जो पार्ट बी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, उसमें ये लक्ष्मीकांत बहुत इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ना. एक और बेसिक रिसोर्स है, वो है बिपिन चंद्रा की जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है एनसीईआरटी. आपको उसको भी फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस और उन सबसे रिलेटेड काफ़ी इवेंट्स पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में हैं. अगर मैं ब्रॉडली कवर करूं, पेपर को डिवाइड करूं 2 पार्ट्स में, तो पेपर 1 जैसे हमें पता है पॉलिटिकल साइंस पे है, पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पे है. पेपर 1 का जो पार्ट है पॉलिटिकल थ्योरी एंड आइडियोलॉजीज़. इसके लिए प्योरली मैंने मैम के नोट्स फॉलो करे थे, और मैंने ये देखा कि मैम के नोट्स मैं रिवाइज़ नहीं कर पा रहा था बार बार. तो मैंने क्या करा, उसमें से क्रिस्प नोट्स बनाए. मतलब मैम ने अगर 10 पेज लिखवाए थे तो मैंने ट्राई किया कि मैं उसे 1 पेज में लिखूं, अपनी मैम की लैंग्वेज को ही पिक करके. जैसे मैम ने लेट सपोज मैकियावेली के ऊपर कुछ लिखवाया है और मैकियावेली के ऊपर काफ़ी सारे थिंकर्स के वो दिए हैं व्यूज़, तो मैं उन थिंकर्स का नाम और उनके व्यूज़ अलग से नोट डाउन करता रहता था, क्योंकि आइडियोलॉजी तो हमें समझ में आ जाती है किसी भी थिंकर की, बट उस पर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं हमें वो लिखना बहुत ज़रूरी है आंसर में. ऐसे करके मैंने पेपर 1 के पार्ट ए के शॉर्ट नोट्स बनाए. पेपर 1 पार्ट बी जो है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, उसके लिए मैंने मैम के नोट्स फॉलो करे. साथ साथ मैंने जो हमारी लक्ष्मीकांत है उसको फॉलो करा. वहाँ मैंने कोई ज़्यादा नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास वाजीराम के भी पॉलिटी के नोट्स थे, तो उन सबको मिक्स करके मैंने अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाई. ये बात मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि मैंने कोई भी रेफरेंस बुक लाइक ओपी गौबा, एंड्रयू हेवुड, इनमें से कोई भी बुक फॉलो नहीं करी है पॉलिटिकल साइंस के लिए. 80% पोर्शन मैम के नोट्स से, बाकी बचा एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, या इंटरनेट पे जो हमें वीडियोस मिल जाती हैं थिंकर्स के ऊपर यूट्यूब पे, या फिर जो डिफरेंट सोर्सेज हैं लाइक MEA की वेबसाइट है, वहाँ पे किसी कंट्री के बारे में लिखा हुआ है, मैंने वहाँ से फॉलो करा सब. इस पेपर में आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है. इवन पेपर 1 में आपको एक्चुअल में आंसर राइटिंग के ही मार्क्स हैं सारे के सारे. तो ये सब्जेक्ट करना कैसे है, इसे मतलब स्कोर कैसे करना है, आपको इस सब्जेक्ट को जीना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, आपको फील करनी पड़ेगी वो आइडियोलॉजीज़ अपने साथ, आपको सोचना पड़ेगा उस तरीके से. अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जो है तो आइडियोलॉजी के ऊपर, बट वो रिसेंट इवेंट से लिंक कर रहा है उस चीज़ को. जैसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हमने पढ़ा है राइटिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में, बट द राइज ऑफ राइट इन वेस्टर्न वर्ल्ड एंड इवन इन इंडिया
कभी कभार इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर पुट करता है। तो आपको याद रखना है जो आपने बेसिक पढ़ा था और आपको उसे कैसे रिलेट करना है रिसेंट इवेंट्स के साथ। इसमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, लेकिन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस में डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगेगा डेवलप होने में। स्टार्टिंग में जो आपको करना है, स्टार्टिंग में आपको नोट्स फॉलो करने हैं, नोट्स के डिवीजन करना है, और जब एक टॉपिक फिनिश हो जाए, लेट्स सपोज आपने सबसे पहले स्टार्ट करा है वेस्टर्न थिंकर्स और आपने वो टॉपिक ख़त्म कर दिया है, देन यू कैन स्टार्ट आंसर राइटिंग ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स। प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर्स हैं अवेलेबल मार्केट में, आप वो फॉलो कर सकते हो। आप अपने फ्रेंड्स को दिखा सकते हो कि मैंने ये आंसर लिखा है, काइंडली रिव्यू इट। आपस में एक दूसरे के आंसर से रिव्यू कर सकते हो। तो ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। जो पेपर 2 है इंटरनेशनल रिलेशंस का, काफ़ी डायनामिक पेपर है और नॉर्मली क्वेश्चन जो आएंगे वो रिसेंट इवेंट्स पे ही आएंगे इसमें, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस हर रोज़ चेंज होते रहते हैं, कोई ना कोई इवेंट हो जाता है रिसेंट डेज में। इसका जो पार्ट ए है, पार्ट ए में हमें UN, WTO और जो हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शंस है। ये सारे के सारे पोर्शन मैंने मैम के नोट्स से ही कवर करे थे। मैं क्या करता था कि पहले मैम के नोट्स पढ़े हैं इसमें, सेकंड टाइम मैं ट्राई करता था जब मैं नोट्स बना रहा हूँ तो मैं राइट में मार्जिन छोड़ दूँ। मार्जिन इसलिए छोड़ना ज़रूरी है कि बाद में जो एडिशनल पॉइंट्स मिले हैं हम वो ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज मैम ने कुछ किसी फिलोसफर के बारे में लिखवाया है, मैम ने गांधी जी के बारे में लिखवाया है, और आपने न्यूज़पेपर में गांधी जी के बारे में कोई आर्टिकल पढ़ा और उसमें बहुत अच्छी लाइन्स गिवन थी, तो यू कैन ऑलवेज पुट एडिशनल नोट्स उस राइट वाली मार्जिन में। ये काफ़ी हेल्प देता है आगे, और आंसर की क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाती है इससे। पेपर 2 का जो पार्ट बी है, इंडिया एंड द वर्ल्ड, जो इंडिया के रिलेशंस है वर्ल्ड के साथ, इसमें मैम के नोट्स प्लस जो करंट अफेयर्स का आपने इंटरनेशनल रिलेशंस GS के लिए प्रिपेयर करा है, जो हमें डिफरेंट मंथली मैगजीन्स में मिलता है, वो सब चीज़ें भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। प्लस डेफिनेटली जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो वो सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। साथ साथ जो डिफरेंट थिंक टैंक्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे डिप्लोमेट्स हैं या फिर स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, उनके व्यूज़ क्या हैं। एक आप थोड़ा एक्सट्रीम व्यू उठा लेना, एक मॉडरेट व्यू उठा लेना, और एक बिल्कुल ही डिफेंसिव सा व्यू उठा लेना। तीनों के व्यूज़ आप मेंशन कर सकते हो, उसके बाद में आप आंसर में लिख सकते हो। बट येस, वी नीड टू मेक श्योर दैट वी अप्लाई अ मॉडरेट अप्रोच इन ईच एंड एवरी आंसर। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए, ओवर क्रिटिकल भी नहीं होना है। अब जैसे मैंने बताया, मेरा प्रिपरेशन का मोस्ट ऑफ द पार्ट मैम के नोट से है, और मैंने मैम की क्लासेस ज्वाइन करी थी। बट आई नो बहुत लोग ऐसे होंगे जो क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते, जो दिल्ली नहीं आ सकते। उनके लिए क्या रास्ता है इस सब्जेक्ट में? जो भी लोकल गाइडेंस अवेलेबल है आप वो भी फॉलो कर सकते हो। सेकंड थिंग, आप कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप अपडेटेड नोट्स मिल जाएंगे, आपको गाइडेंस मिल जाएगी। उसके लिए आप डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स में बात कर सकते हो। थर्ड थिंग, अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो आप इसी तरीके से नोट्स अरेंज करो और उन नोट्स को आप घर पे पढ़ो। ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ द मटेरियल, कि क्या बोलना चाहता है वो। और अगर एक बार में समझ में ना भी आए, बहुत बार होता है कि पहले रीडिंग में कुछ समझ में नहीं आता, तो भी हार नहीं माननी है, उसे दोबारा रीड करना है। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑप्शनल के लिए, वो है ज्वाइनिंग द टेस्ट सीरीज़। अगर ज्वाइन नहीं कर सकते तो कम से कम घर पे टेस्ट पेपर ज़रूर सॉल्व करना, और ट्राई करना ही कोई रिव्यू कर सके आपके आंसर्स। मुझे याद है मेरे टाइम पे मेरे टेस्ट सीरीज़ में नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे पॉलिटिकल साइंस में, और इनफैक्ट प्रीलिम्स के बाद मैंने सारा का सारा टाइम अपना मेजरली पॉलिटिकल साइंस को ही दिया, क्योंकि मुझे पता था ये काफ़ी वीक चल रहा है मेरे लिए। बट उस बार बार आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने से, कम मार्क्स लाते लाते धीरे धीरे मार्क्स इंप्रूव हुए, और फाइनली आई कुड गेट 295 मार्क्स, विच इज़ अ गुड स्कोर इन पॉलिटिकल साइंस। तो आंसर राइटिंग को अपना दोस्त बना लेना, उसके साथ तो चलना ही पड़ेगा हमेशा। एक बार जैसे ही कोई भी टॉपिक ओवर होता है, हमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और ट्राई करना है कि हमारे आंसर की क्वालिटी अच्छी होती रहे। लेट्स सपोज इंडिया और पाकिस्तान पे ऊपर क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है आपको? स्टार्टिंग में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना जिस टॉपिक के बारे में बात हो रही है, फिर आप बैकग्राउंड भी दे सकते हो उसमें इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस का, बट इतना स्पेस अराउंड 15% ऑफ द एरिया इस स्पेस में चला जाएगा। उसके बाद आपको करना है कि आपको मेन टॉपिक पे आना है, जिस टॉपिक के ऊपर बात हो रही है। आपको नंबर ऑफ इश्यूज मेंशन करने हैं। अगर आपको स्पेस की कमी लग रही है तो आप बुलेट पॉइंट यूज़ कर सकते हो बीच में, लेकिन अवॉइड करना जितना हो सके बुलेट पॉइंट को यूज़ करना। जब मेन आपने इशू टेबल पे रख दिया है, उसके बाद आपको रखना है कि एक्सपर्ट्स के व्यूज़ क्या हैं, चाहे वो मिलिट्री एक्सपर्ट हो, चाहे वो डिप्लोमेट्स हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, उनके नाम के साथ उनके व्यूज़ लिखने हैं। ट्राई करना है कि एक फ़्लो बने, मतलब आंसर रीड करते हुए एग्जामिनर को लगे कि बहुत अच्छा फ्लो बन रहा है और सब कंटिन्यूटी में है।
और एंड इन द एंड आप एक कंक्लूजन दे सकते हो, उसमें आपके व्यूज़ हों या आप किसी और की लाइन मेंशन कर सकते हो अच्छी सी। ऐसा ना लगे कि आपने ज़बरदस्ती आंसर पे कुछ लिखा है, जो भी है रेलेवेंट है और आपने डिफरेंट व्यू पॉइंट्स भी रखे हैं, लेकिन आप खुद भी एक स्टैंड ले रहे हो, बाद में आप बता रहे हो कि ये चीज़ है। आई थिंक ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए वर्क करी और इस वजह से मेरे को ठीक मार्क्स मिले पॉलिटिकल साइंस में। हाँ, डिफरेंट सब्जेक्ट है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा टाइम लेता है, अराउंड 6 महीने आपको ऑप्शनल की प्रिपरेशन में लगेंगे। बट अगर आपका इंटरेस्ट है ना उस ऑप्शनल में, तो ऑब्वियसली आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, आपको मज़ा आएगा ऑप्शनल पढ़ने में। अगर आप दोनों पेपर को देखोगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि दोनों में जो पार्ट ए है, फॉर एग्जांपल पेपर 1 में पॉलिटिकल थ्योरी है, पेपर 2 में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, ये दोनों काफ़ी स्टैटिक पोर्शन है। लेकिन अगेन दोनों पेपर के पार्ट बी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी एंड ऑल, एंड सेकंड पेपर में इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये काफ़ी डायनामिक पोर्शंस हैं। दोनों के लिए आंसर राइटिंग की स्ट्रेटेजी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। डायनामिक पोर्शन में आपको करंट इवेंट्स की मेंशन करना पड़ेगा, आपको करंट अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए, और आप वो चीज़ मेंशन करो तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। लेकिन जो पार्ट ए है दोनों पेपर का, उनको आप जितना स्टैटिक हो सके, स्टैंडर्ड बुक मेथड जिसे कहते हैं हम, कि हम फालतू उसमें कुछ भी एडिशनल नहीं करें, और बेटर होगा कि जिस तरीके से हम आंसर लिखवाए गए हैं हम उसे ही फॉलो करें, और आंसर की क्वालिटी पे ध्यान दें। ऐसा लगना चाहिए कि एक पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएट बात कर रहा है, वो आंसर लिख रहा है। तो इस चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पेडेस्ट्रियन क्वालिटी के आंसर्स जीएस में चल जाते हैं, बट ऑप्शनल पेपर में नहीं चलेंगे वो, इसलिए ही इस पेपर में ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है, इसलिए इसमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो आई होप आप लोग भी जो भी आंसर राइटिंग करें, आप उसको रिव्यू करें और उसको देखें कि इंटरेस्ट के साथ दिल से वो आंसर लिख रहे हैं। एंड में मैं यही बात कहना चाहूँगा कि मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से था, मैंने पॉलिटिकल साइंस के बारे में कभी भी पढ़ा नहीं था, लेकिन पहला अटैम्प्ट था मेरा, और मैंने मुश्किल से 2 या 3 बार सब्जेक्ट रिवाइज़ करा था, तो आई कुड गेट 295 मार्क्स। इसका मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं है यार, चीज़ें आसान हैं, शायद मुश्किल हम लोग खुद बना देते हैं कई बार उनको, कई बार लग साथ नहीं देता। तो ट्राई करना, जो भी ऑप्शनल है उसे अच्छे से करना, और सोचना कि यार ठीक है 1-1.5 साल पढ़ना है, इस चीज़ में इंटरेस्ट भी आ रहा है, तो अच्छे से करते हैं इसको, और इसको निकालते हैं, इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। ऐसा ना हो कि ऑप्शनल आपका बर्डन बन जाए और आपके जीएस के मार्क्स भी डुबा दे। ऑप्शनल एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए आपके मार्कशीट में जिसकी वजह से आपकी अच्छी रैंक आ रही है, एंड इट इज़ अप टू यू टू मेक श्योर दैट, चाहे वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके हो, चाहे वो आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस से हो, चाहे वो मल्टीपल रिविजन से हो, इट इज़ अप टू यू। लेकिन फाइनली इसमें अच्छा स्कोर लाना बहुत ज़रूरी है। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल के बारे में। तो अब बात करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस को अप्रोच कैसे करना है। तो अगर हम पेपर 1 की बात करें तो उसमें पेपर 1 में पार्ट ए जो थ्योरी और थॉट होता है, तो उसको पढ़ने का एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका बना लें। अगर हम उसको बहुत ही ज़्यादा वेग और एब्स्ट्रैक्ट वे में पढ़ेंगे और सिर्फ रटने पे ध्यान देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो हम अपना जो एम है उसको मीट कर पाएंगे। तो सबसे पहले पॉलिटिकल थिंकर्स से स्टार्ट करें। जो थिंकर्स का जो थॉट है उसमें हमें हर थिंकर के बारे में बताया जाता है, और कैसे उसने अपनी जो सिचुएशंस रही, पॉलिटिकल सिचुएशंस रही, उसको देख के उसने क्या थ्योरी दी, उसने क्या अपने ऑब्जर्वेशंस दिए। तो पहले हम उसको ढंग से पढ़ लें। तो जब हम उनको पढ़ लेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि कौन सा थिंकर जो है वो किस तरह से बात करता है, या किस उसका ओपिनियन क्या है चीज़ों के बारे में। फिर जब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं जो कि पॉलिटिकल कंसेप्ट्स, तो उसमें हम पढ़ते हैं जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी। तो हमें पहले से ही हमारे पास नॉलेज होती है थिंकर्स के बारे में कि उनके क्या ओपिनियन थे, तो हमें वो पढ़ना और भी आसान हो जाता है। फिर उसके बाद आता है आइडियोलॉजीज़। तो जब वो कंसेप्ट्स को हम एक आइडियोलॉजी के फॉर्म में पढ़ते हैं तो सिर्फ हमारा एक थीम चेंज हो जाता है, बाकी कंटेंट उसका सेम ही रहता है। तो अगर हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो वे सारे जो टॉपिक्स हैं पेपर 1 पार्ट ए के, वो आपको एक जैसे लगेंगे, बस उनका जो फाइनल गोल है, चाहे वो थॉट हो या वो थ्योरी हो या वो आइडियोलॉजी हो, बस उतना ही चेंज होगा। अब बात करते हैं पेपर 1 पार्ट 2 के बारे में, जो कि इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है। ये बहुत ही ज़्यादा जीएस से रेलिवेंट है। जो भी चीज़ें हम लोगों को जीएस 2 पेपर में पढ़नी पड़ती हैं वही सारी यहाँ पे भी आती हैं, बट यहाँ पे भी हमें थोड़ा स्पेशलिस्ट माइंडसेट से पढ़ना पड़ता है। वहाँ पे हमें कुछ भी ऑथर या कोई भी स्कॉलर को कोट नहीं करना पड़ता है। पर पॉलिटिकल साइंस में आप एक सिंपल सा आंसर भी लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर या एक पॉलिटिकल इवेंट के ऊपर, तो वहाँ पे डेफिनेटली हमें उसके प्रोज एंड कॉन्स एक स्पेशलिस्ट माइंडसेट से बताने पड़ेंगे। तो जो भी इसके बारे में जो स्पेशलिस्ट लोग हैं उनको हमें इसमें डेफिनेटली कोट करना पड़ेगा।
पेपर 1 पार्ट 2 में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि मार्क्स नहीं आते हैं। वो इसी वजह से नहीं आते हैं क्योंकि क्वेश्चंस बहुत जेनरिक होते हैं, क्वेश्चंस बहुत जनरल स्टडीज़ टाइप के होते हैं और हम उनके आंसर्स भी एकदम जीएस टाइप के लिख देते हैं और फिर हमारे मार्क्स नहीं आते हैं। तो यहाँ पे हमें बस इतना ध्यान रखना पड़ता है कि हम अपना जो जीएस की प्रिपरेशन है और ऑप्शनल की प्रिपरेशन है इसको थोड़ा अलग रखें। फिर आते हैं आईआर पेपर पे। इसका जो पहला पार्ट होता है वो थ्योरी पार्ट होता है। ये पहले पॉलिटिकल साइंस पेपर की तरह इसमें भी थ्योरी होती हैं, इसमें भी कई ऑथर्स के बारे में बताया जाता है, रियलिज्म, आइडियलिज्म, कैसे थ्योरीज इवॉल्व हुई, कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस इवॉल्व हुए। तो इनका बहुत ही थ्योरेटिकल नॉलेज हमें चाहिए होता है और यहाँ से हमें ओपिनियन पता चलता है कई सारे स्कॉलर्स का, तो इसको भी एक स्पेशलिस्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा। फिर आते हैं हम पार्ट 2 में पेपर 2 के, दैट इज़ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। That is again exactly similar to what we study in general studies, but again here we have to quote different diplomats, ambassadors, as well as the specialist जो हम न्यूज़पेपर्स में या डिफरेंट मैगजीन्स में हम स्पेशलिस्ट को पढ़ते हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में अपने ओपिनियन देते हैं, उनको बारे में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब तक हम उनको कोट नहीं करेंगे तो हम फॉरेन पॉलिसी के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं कमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके लिए कौन कौन सी बुक्स की रिक्वायरमेंट है। देखिए, जब अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में अपना ग्रेजुएशन किया है तो फिर मुझे नहीं लगता कि एक बहुत ही ज़्यादा आपको अलग तरीके से तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि पेपर एकदम यूनिवर्सिटी लेवल जैसा ही आता है। बट हाँ, उनका आंसर लिखने का तरीका थोड़ा यूपीएससी की तरफ आपको चेंज करना पड़ेगा। और अगर हम लोग किसी और बैकग्राउंड से हैं, एजुकेशन बैकग्राउंड से, और हम पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लेते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमें कुछ ही गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप क्लासेस ले रहे हैं कहीं पे तो फिर मेरे ख्याल से उनके नोट्स ही सफिशिएंट रहेंगे। बट फिर भी अगर हम अपने नोट्स को भी रिफ़ाइन करना चाहें और हम यूनिवर्सिटी जो हमें एजुकेशन मिली है उसको भी रिफ़ाइन करना चाहें, तो कुछ बुक्स हैं वो मैं बता देता हूँ जो कि मैंने ढंग से फॉलो नहीं करी थी, पर कहीं ना कहीं अगर आपको उनकी ज़रूरत लगे तो आप प्लीज़ उनको फॉलो करिए। थ्योरी के लिए है ओपी गौबा एंड एंड्रयू हेवुड। और जहाँ तक पार्ट 2 की बात है, जहाँ चाहे वो आईजीपी हो चाहे वो इंडियन फॉरेन पॉलिसी हो, तो वहाँ पे बस जो हम लोग जनरल स्टडीज़ के लिए पढ़ते हैं उतना ही काफ़ी है, जो बुक्स हम उनके लिए पढ़ते हैं वही काफ़ी हैं। और उसमें बस अपने न्यूज़पेपर से थोड़ा ऑथर्स को कोट करते रहिए, तो आई थिंक दैट विल बी सफिशिएंट। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इस ऑप्शन में मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर का रोल होता है, क्योंकि पूरा ही ऑप्शनल करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होता है। तो अगर हम न्यूज़पेपर से ही कोई अपना सोर्स ऑफ स्टडी बना लें तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि एनीवेज़ हम लोगों को जनरल स्टडीज़ के लिए न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है, तो क्यों ना उसको हम अपने ऑप्शनल में भी यूटिलाइज़ कर लें। तो आप देखिए, द हिंदू में बहुत सारे ऑथर्स जो हैं वो अपने ओपिनियंस देते हैं पॉलिटिकल सिचुएशंस के बारे में, इंटरनेशनल सिचुएशंस के बारे में। इंडियन एक्सप्रेस में भी आता है बहुत सारे ऑथर्स के बारे में, तो आप उनको पढ़ते रहिए और उनके नोट्स बनाते रहिए। कि नोट्स इन द सेंस कि उन्होंने क्या कहा है, उसमें एक उस आर्टिकल का एक एसेंस ले लीजिए 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स में, और जो कि आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं। फिर और जो सोर्सेज हैं उसको हम जो अलग अलग वेबसाइट्स आती हैं या मैगजीन्स आती हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। मैंने कुछ मैगजीन्स और वेबसाइट्स को फॉलो किया था, मैं वो बता देता हूँ। एक तो IDSA होता है, वो इंटरनेशनल रिलेशंस और सिक्योरिटी एस्पेक्ट का इंडिया की गवर्नमेंट का एक तरीके का सोर्स है, तो बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड उसमें इंफॉर्मेशन होती है। और जो ओपिनियंस होते हैं वो भी बहुत ही हाई लेवल लोगों के होते हैं, जैसे हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हो गए या फॉर्मर मिलिट्री पर्सनल्स हो गए, इनके व्यूज़ होते हैं। सिमिलरली scroll.in है, द वायर है, और इनफैक्ट इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है वो भी बहुत अच्छा सोर्स है प्रिपेयर करने का कि हमारे रिलेशंस किस इंडस्ट्री के साथ, किस कंट्री के साथ कैसे चल रहे हैं। फ्राइडे को द हिंदू में एक डिबेट आती है, येस नो इट्स कॉम्प्लिकेटेड, पहले ये आती थी लेफ़्ट राइट और सेंटर के नाम से। तो ये तो एग्जैक्टली हमें जैसे पॉलिटिकल साइंस में आंसर लिखना होता है वैसे उसी फॉर्मेट में होती है। 2 स्पेशलिस्ट का पॉजिटिव और नेगेटिव व्यू में आंसर्स ओपिनियन दिए होते हैं, और एंड में एक किसी ब्यूरोक्रेट का या किसी एक्सपर्ट का एक बैलेंस सॉल्यूशन दिया होता है उस इशू को लेके। तो प्लीज़ फ्राइडे की जो डिबेट आती है उसको ज़रूर फॉलो करें और एग्जैक्टली उसको अपने नोट्स में बना लें, क्योंकि कहीं ना कहीं उस पर क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। फिर जब हम धीरे धीरे इन ऑथर्स को पढ़ने लगते हैं तो हमें उनका एक माइंडसेट समझ में आता है कि वो किन टॉपिक्स के बारे में कैसे अप्रोच करते हैं। तो जब हम वो आर्टिकल पढ़ने से पहले ही हमें समझ में आ जाएगा कि इस आर्टिकल में क्या लिखा होगा, और फिर जब हम उस व्यू से उस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से हमें समझ में आएगा और हम कहीं ना कहीं अपने आंसर्स में उसको बहुत अच्छी तरीके से कोट कर पाएंगे। जैसे कुछ ऑथर्स हैं जो मुझे बिल्कुल याद है, जो जिनका द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में कंटिन्यूसली आर्टिकल्स आते रहते हैं, जैसे नीरजा चंदोक हैं, वो पार्लियामेंट के बारे में काफ़ी कुछ लिखती हैं।
उपेंद्र बख्शी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी के बारे में काफ़ी लिखते हैं। देन आशुतोष वार्ष्णे हैं जो इंडिया के सेक्युलरिज्म और सोशल स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी लिखते हैं। ऐसे जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस में आते हैं तो इंडियन एक्सप्रेस में सी राजा मोहन जी का आर्टिकल आता है राजमंडला के नाम से, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। डॉक्टर हर्ष वी पंत के बारे में काफ़ी उनके आर्टिकल्स आते रहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, वो प्लीज़ उनको फॉलो करिए। देन हमारे एक्स डिप्लोमेट रह चुके हैं राकेश सूद जी, उनका भी आर्टिकल्स आते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर लेके। तो अगर हम वो उनको फॉलो करेंगे तो एक बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स हमें मिलेगा, और जब हम उनको अपने आंसर्स में कोट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा रेलिवेंट लगेंगे और एक एक्सपर्ट ओपिनियन हम कोट कर पाएंगे, तभी हम अपने ऑप्शन को स्पेशलिस्ट बना पाएंगे। अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस के आंसर राइटिंग की। देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखिए इस ऑप्शनल के 2011 से 2016 तक, या फिर आप 1991 से भी देखें, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे क्वेश्चंस बहुत रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही अच्छे से हम प्रिपेयर कर लें, उनके आंसर्स लिख लें, तो हमारा 50 to 60% प्रिपरेशन तो हो जाती है, और इसको किसी से इवैल्यूएट करा लें तो आप अपने आंसर्स को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमें एलिमेंट ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस रिपीट बहुत होते हैं, तो उनको हमें ढंग से पढ़ना चाहिए। हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ये मत सोचिए कि अभी दोबारा नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा वो, और उसको हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। और कहीं ना कहीं उसको अगर हम करंट अफेयर से रिलेट कर सकें, कोई टॉपिक पे क्वेश्चन आया जो कि शायद 2005 में उसकी रेलेवेंस अलग चीज़ टॉपिक से रही हो, और 2017 या 18 में उसकी जो रेलेवेंस है वो किसी और इवेंट से एसोसिएटेड हो गई हो, तो आप प्लीज़ उसका ध्यान रखिए। और जितने ज़्यादा उसको करंट अफेयर से हम करंट अफेयर से रिलेट करके लिख पाएंगे तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगा। थ्योरी पार्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्रिटिसिज्म। यूजुअली क्वेश्चंस में लिखा नहीं होता है कि इस थ्योरी को या इस टॉपिक को क्रिटिकली एनालाइज करिए या इसका क्रिटिसिज्म दीजिए। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि चाहे लिखा हो या चाहे ना लिखा हो क्वेश्चन में, हमें ज़रूर क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, तभी हम उस आंसर को कॉम्प्रिहेंसिव और उस बैलेंस बना पाएंगे। तो क्रिटिसाइज़ करने के 3 पॉइंट्स होते हैं। पहले 2 एक बहुत स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म होना चाहिए, किसी ऑथर से ही उसको क्रिटिसाइज़ किया हो तभी होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल प्लाटो को अरिस्टोटल ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था, तो 2 पॉइंट्स हम अरिस्टोटल के वहाँ पे डाल सकते हैं, और तीसरा आप चाहें तो एक जनरल क्रिटिसिज्म दे सकते हैं। पर यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि अपने मन से क्रिटिसिज्म हम बना के कुछ भी लिख दें तो उसके मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे, वो किसी ना किसी ऑथेंटिक सोर्स से ही होना चाहिए। जो कंक्लूजन होगा उस टॉपिक का या उस क्वेश्चन का, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए, बिकॉज जो भी पॉलिटिकल थिंकर अपने थ्योरी देता है वो अपने टाइम की सिचुएशंस को देख कर ही थ्योरी देता है। उसको अगर आप आज से कंपेयर करने लगेंगे तो वो थ्योरी आपको रेलिवेंट लगेगी ही नहीं। तो इसलिए उस पॉलिटिकल थिंकर ने जो भी थ्योरी दी वो अपने टाइम के हिसाब से दी, तो डेफिनेटली उसको हमें उस चीज़ का क्रेडिट देना चाहिए। तो भले ही आप उसका कितना भी क्रिटिसिज्म कर लें, एट द एंड हमें उसमें बताना चाहिए कि ये बहुत ही एक पॉजिटिव स्टेप था, या उस थिंकर की जो सिचुएशंस रहीं उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छे उन्होंने स्टेप्स बताए हैं, तभी हम एक होपफुल या और एक पॉजिटिव नोट पे हम अपना क्वेश्चन एंड कर पाएंगे। कई लोग पूछते हैं कि पॉलिटिकल साइंस की टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मैंने नहीं ली थी, और बहुत सारे कैंडिडेट्स लेते हैं एंड उससे उनको फ़ायदा भी होता है। मैंने इसलिए नहीं ली थी क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं, और एक पैटर्न हमें समझ में आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के। तो अगर हम उन पैटर्न्स को ही फॉलो करके अपनी तैयारी करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो टेस्ट सीरीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं, डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो करा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो जाती हैं हमारे यूपीएससी एग्ज़ाम के हिसाब से देखें तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर रहेगा कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस आएंगे और मैं उन्हें सॉल्व कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। पर मैंने अपने दोनों अटैम्प्ट में कोई भी टेस्ट सीरीज़ नहीं ली पॉलिटिकल साइंस के लिए, एंड मेरे स्कोर्स काफ़ी डिसेंट रहे हैं, और इनफैक्ट जो टॉप रेंज रही है उनके आसपास ही रहे हैं। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है मयूर काथावटे। सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2017 में मेरा 96 रैंक आया है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस जो ऑप्शनल है उसके बुक लिस्ट और रिसोर्सेस। तो अगर आप लोगों ने डिसाइड किया है कि पॉलिटिकल साइंस आपका ऑप्शनल है, तो आपने देखा होगा कि इस ऑप्शनल में क्या क्या, एक उसका जो सिलेबस है उस पर आप एक बार गो थ्रू कर लो कि क्या क्या उसमें टॉपिक्स है, कितने डेप्थ में उसमें टॉपिक्स है। अगर ये आपका डिग्री वाला आपका बैकग्राउंड
आपको बैकग्राउंड अगर पॉलिटिकल साइंस में है तो बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों का बैकग्राउंड भी नहीं है तो उनके लिए भी पॉलिटिकल साइंस काफ़ी इजी सिलेबस है और इसका काफ़ी ज़्यादा मटेरियल अभी अवेलेबल है, तो ये आप बहुत कम टाइम में इसको कवर कर सकते हो। जैसे मेरे खुद के केस में मैंने प्रीलिम के बाद ऑलमोस्ट सब कुछ प्रिपरेशन पॉलिटिकल साइंस का किया था और जस्ट 2 या 3 महीने में मैंने ये ऑप्शनल पूरा कवर कर लिया। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शनल है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो मैं सबको रिकमेंड करना चाहूँगा कि ये आप ऑप्शनल ये आप चूज़ करो। तो पॉलिटिकल साइंस में 4 पार्ट है। हर 2 पेपर में 2 सेक्शंस है। जैसे पेपर 1 सेक्शन ए है, पेपर 1 सेक्शन बी होता है। तो सबसे पहले अपन बुक लिस्ट देखते हैं। तो पेपर 1 में सेक्शन ए जो है वो उसमें होता है कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है या स्टेट की थेरीज है, इक्वालिटी है, इस टाइप या पॉलिटिकल थिंकर्स है, इनको कवर किया जाता है। तो उसके लिए मैंने रेफर किया था जो शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स हैं उनको मैंने मेनली रेफर किया था। उसमें जो एडिशन मैंने किया था जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज ओपी ग्वाबा सर का जो बुक है उसको रेफर किया था, या इंडियन थॉट के लिए वी.आर. मेहता का बुक है और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए ब्रायन नेल्सन का बुक है। तो ये मेनली 3 बुक मैंने रेफर किए थे और उसके एडिशन में शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स किए थे। तो इस टॉपिक में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये काफ़ी थ्योरेटिकल और स्टैटिक पोर्शन है, बट नॉनदलेस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे की जो तीनों सेक्शंस है वो इस पे डिपेंडेंट है। इसमें जो आप थ्योरी पढ़ोगे तो तभी उसको जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है या फिर जैसे आईजीपी सेक्शन बी में आता है तो उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज या पॉलिटिकल थिंकर्स जो है वो आपको समझने पड़ेंगे। तो इसीलिए और एक बात है कि ये जो सेक्शन है काफ़ी बड़ा सेक्शन है। तो जैसे मैंने 3 महीने में प्रिपेयर किया तो उसमें ऑलमोस्ट 1.5 महीना मैंने इस सेक्शन में दिया था, जबकि ये बस 25% मार्क्स वाले क्वेश्चन इस सेक्शन में से आएंगे। बट जैसे मैंने बताया कि ये सेक्शन पूरे एक पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको इस सेक्शन में ज़्यादा टाइम देना लगे तो आप ज़रूर दीजिए, क्योंकि आगे वाले सेक्शन काफ़ी इजीली आपके कवर हो जाएंगे और कम टाइम लगेगा आगे वाले सेक्शन कवर करने के लिए। और नेक्स्ट आता है जो पेपर 1 सेक्शन बी, इसको आईजीपी सेक्शन या इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिटी वाला सेक्शन है। तो इस सेक्शन का और जो जीएस पेपर 2 में पॉलिटी वाला पोर्शन है काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप है। तो आप इसमें अगर टाइम दोगे तो वो भी आपका जो जीएस 2 वाला पोर्शन है वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो इसके लिए कौन से बुक रेफर करने, सबसे पहले शुभ्रा रंजन मैम के जो नोट्स है वो काफ़ी अच्छे हैं तो उसको आप रेफर कर सकते हो। सेकेंडली जो ऑक्सफर्ड का एक बुक आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला, तो वो आप रेफर कर सकते हो। तीसरा है कि जो इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू में भी काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स आते हैं जो स्कॉलर्स के आर्टिकल्स हैं, तो उनमें से आप ब्रीफ में नोट्स बना सकते हो। वो आप जो शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स है उसमें आप ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका एक कंसोलिडेट नोट्स इसमें से बन जाएगा। और एक मैंने किया था कि जो टॉपर्स के आंसर बुक आपको मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर टॉपर्स हैं, तो उनके आंसर्स आप देख लो कि उनमें कौन से नए पॉइंट्स आ रहे हैं जो आपको और किसी सोर्सेस में नहीं मिले, तो वो भी आप टॉपिक आपके जो मैम के नोट्स है उसमें ऐड कर सकते हो। तो अल्टीमेटली मैंने ऐसा स्ट्रैटेजी किया था कि जो मैम के नोट्स है उसको बेस रखा और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मुझे मिल रहा है तो वो मैंने उस पर ऐड किए, तो एक मेरा काफ़ी बड़ा कंसोलिडेट नोट्स बन गया था। तो मैम के जो एक्चुअल नोट्स थे उसमें से ऑलमोस्ट बस 60% था और बाकी जो 40% है वो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट अलग अलग तरीके से लाए थे, मतलब जो स्टैंडर्ड बुक्स हो या फिर टॉपर्स के नोट्स हो या फिर इंटरनेट पे सर्च करके हो, इस तरीके से मैंने जो 40% ऑफ द नोट्स वहाँ से मैंने किए थे। तो इस तरीके से मेरा एक सिंगल कंसोलिडेटेड नोट्स बना था। तो उस नोट्स को मैंने 4 या 5 बार रिवाइज किया था और ये रिवाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो कम टाइम में आपको लिखने हैं, तो उसके लिए रिविजन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो सेकंड आता है कि पेपर 2 सेक्शन ए, तो ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। इसके लिए आप जैसे मैंने कहा कि शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स है उसको आपको रेफर करना है। उसके बाद एंड्रू हेवुड का एक ग्लोबल पॉलिटिक्स नाम का बुक आता है, तो वो आप रेफर कर सकते हो। और इसमें मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग इस पोर्शन को इग्नोर करते हैं, उनको लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं सबको सजेस्ट करूँगा कि ये पोर्शन आप ज़रूर पढ़ो। इसकी जो बुक्स है स्टैंडर्ड बुक्स है वो आप पढ़ो, क्योंकि इस पोर्शन में पढ़ने के लिए सिलेबस काफ़ी कम है और जो आउटपुट है वो काफ़ी ज़्यादा आएगा। तो जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो होता है तो इसमें काफ़ी हाई होता है। तो ये आप याद रखो और इस पोर्शन को रिक्विजिट टाइम दो, जितना सिलेबस कवर करने में लगेगा, जैसे 15 या 20 डेज, इसके लिए इनफ है। और नेक्स्ट पोर्शन आता है जो पेपर 2 सेक्शन बी, तो ये मेनली इंडिया एंड इट्स नेबर और इंडिया एंड इट्स रिलेशन विद द अदर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इस पे है। तो इसके लिए कोई स्टैंडर्ड बुक तो नहीं है सच, बट जैसे डेविड मलोन का एक बुक है,
और शशि थरूर का एक बुक है जिसको पैक्स इंडिका नाम का है। तो ये बुक रेफर करने से आपको एक बेस आपका क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जो शुभ्रांजन मैम के नोट्स हैं, तो उससे आपको एक हिस्टोरिकल रिलेशन के बारे में पता चलेगा। जैसे इंडिया चाइना रिलेशन है, तो उसमें हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या क्या है, अभी तक कौन कौन सी ट्रीटीज हुए हैं, या फिर वॉर कैसे हुआ था, या फिर कब कब विजिट किया, जो पंचशील क्या है, डॉक्ट्राइन्स क्या है, बहुत सारे इनके बारे में आपको पता चलेगा। तो एक बार हिस्टोरिकली आपका एक बार बेस क्रिएट हो जाए, उसके बाद आपको मेनली जो करंट अफेयर्स है उसको रेफर करना है। एज अ होल जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें करंट अफेयर्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि 50 to 60% ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्टली करंट अफेयर्स से आता है। बट उसके लिए सबसे पहले आपको जो स्टैटिक सिलेबस है वो अच्छे से समझना है, उसको 3-4 बार रिवाइज करना है। उसके बाद ही जो करंट वाला है वो आपको उसमें ऐड करके आपका एक पूरा आंसर उसमें रेडी हो सकता है। तो ये जो सेक्शन भी है उसके लिए आप और एक जैसे राज्यसभा टीवी पे भी एक इंडियाज वर्ल्ड करके काफ़ी अच्छा एक सेगमेंट आता है, उसको आप रेफर कर सकते हो। उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं जो अपने रिटायर्ड IFS ऑफिसर्स है वो आते हैं, तो उनमें से आप उनको आप आंसर में भी कोट कर सकते हो। और एक बात होती है कि आप जब वीडियो देखते हो तो आपको ये चीज़ें डायरेक्टली याद रहती है, आपको फिर से उसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। तो मैं सबको कहूँगा कि इंडियाज वर्ल्ड के जो प्रीवियस वाले एपिसोड है वो भी आप एक बार देखो, 1 साल पुराने एपिसोड भी आप देख सकते हो। तो वो देख के एक काफ़ी अच्छा आइडिया आपको लग जाएगा कि इंडिया की रिलेशन कौन से कंट्री के साथ कैसे बने हुए हैं। और एक होता है कि जो IDS है जो थिंक टैंक है, उनकी वेबसाइट है उसको भी रेफर कर सकते हो। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो वेबसाइट है उसको आप रेफर करो। उनके जो प्रेस ब्रीफिंग्स होते हैं उनको आप एक बार देख सकते हो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे वो उनको आंसर दे रहे हैं। तो बहुत सारे जर्नलिस्ट उनको क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको कैसे रिप्लाई कर रहा है। तो उससे आपको जो इंडिया की रिलेशन है दूसरे कंट्री के साथ, या बहुत सारे विजिटिंग डिग्निटरीज इंडिया में जब आते हैं तब एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया जाता है, तो उसमें आप जस्ट गो थ्रू कर सकते हो। तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से MOU साइन हो रहे हैं, कौन कौन से एरिया में कोऑपरेशन हो रहा है। जैसे इंडिया इजराइल रिलेशन है तो कौन कौन से एरियाज में कोऑपरेशन होता है, सिक्योरिटी हो या इकोनॉमिक हो या एम्प्लॉयमेंट के लिए हो या IT, कौन से एरियाज आपको बस आइडेंटिफाई करने हैं। उसके बाद जो इसमें करंट अफेयर के लिए आप विजन का मीन्स 365 जो आता है इंटरनेशनल रिलेशन वाला, वो भी काफ़ी यूजफुल रहता है। उसमें काफ़ी इन डिटेल सब कुछ कवर किया होता है। जो भी फॉरेन डिग्निटी के विजिट है या फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट दूसरे कंट्री में जब जाता है तो कौन कौन से MOU साइन हुए, सब कुछ उसमें दिया है। तो वो भी एक अच्छा सोर्स है रेफर करने के लिए। तो ओवरऑल पॉलिटिकल साइंस में एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो करंट अफेयर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे पेपर 1 सेक्शन B में भी है इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिटी, उस पर भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो करंट अफेयर्स से आते हैं। तो और आपको एक चीज़ इसमें याद रखनी है कि जो करंट अफेयर्स हैं वो जो स्टैटिक पोर्शन है इसको इंटरलिंक करना आपको समझ में आना चाहिए। जैसे पेपर 2 सेक्शन A में आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ते हो या फिर बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आप जब पढ़ते हो, रियलिज्म हो या फिर सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म हो, तो उसको आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कैसे लाना है। जैसे इंडिया पाकिस्तान रिलेशन है तो वो आप कौन से नज़र से देखते हो, ये रियलिस्ट नज़र से देखते हो या फिर सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से देखते हो। तो ये आपको इंटरलिंकिंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आप जब करोगे तभी आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे। तो ये जनरली आपका बुक लिस्ट है और ये बुक लिस्ट आप कम से कम रखो, मतलब हर पोर्शन के लिए आप 1 या मैक्सिमम 2 की बुक आप रेफर करो तो बेटर है। और आप खुद के नोट्स बनाओ, मतलब GS में नोट्स बनाने की इतनी जरूरत नहीं, बट ऑप्शनल में काफ़ी ज़्यादा नीड है क्योंकि इसमें आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपर्टीज वो एक्सपेक्ट करता है। जैसे एक बैचलर लेवल या BA जो होता है, BA इन पॉलिटिकल साइंस, इस लेवल का आपका एक्सपर्टीज है ऐसे वो अज्यूम करते हैं। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। तो इसमें बहुत सारे आपको जो स्कॉलर्स है, थिंकर्स है, उनको रेफर करना। तो ये सारे स्टैंडर्ड बुक आप जब पढ़ोगे तो ये काफ़ी बड़े बुक्स हैं, तो आपको एंड टू एंड नहीं पढ़ने, उसमें आपको बहुत सिलेक्टिवली पढ़ना है। जो भी सिलेबस है वो आप सामने रखो और उस तरीके से जो टॉपिक्स है वो आइडेंटिफाई करो और उनको ही बस पढ़ो और उनसे एक एकदम ब्रीफली आप नोट्स बना सकते हो। उन नोट्स को आप जो मैंने बताया पहले वाले आपके जो नोट्स हैं उनमें आप ऐड करके एक कंपाइल नोट्स आप एक रेडी करो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लखन सिंह यादव है और इस वर्ष सिविल सेवा परीक्षा 2017 में मैंने 565वीं रैंक प्राप्त की। जिस वजह से लास्ट ईयर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था उस वजह से इस साल मेरा सिलेक्शन हुआ। तो ऑप्शनल की तैयारी करना, ऑप्शनल बहुत बड़ा अंतर क्रिएट कर देता है, इसलिए ऑप्शनल की तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली पॉलिटिकल साइंस के 4 पार्ट हैं। पेपर 1 के 2 पार्ट हैं जिसमें पहले पार्ट में हम
जो पॉलिटिकल थ्योरी है, सिद्धांत है, थिंकर्स हैं, इनको पढ़ते हैं। थिंकर्स में वेस्टर्न थिंकर्स भी हैं, इंडियन थिंकर्स भी हैं। पेपर का जो पार्ट सेकंड है वो IGP है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। पेपर जो 2 है उसका पार्ट 1 इंटरनेशनल रिलेशंस के जो थ्योरी है उससे रिलेटेड है, और पेपर 2 का जो पार्ट 2 है वो भारतीय विदेश नीति और भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं दूसरे देशों के साथ, इनसे संबंधित है। तो ये 4 हैं। इसके अंदर ऑब्वियसली बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो दोस्तों हम ये सोचते हैं कि अगर मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लिया है अपना, तो मेरी इस पर पूरी मास्टरी होगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब मैं पिछले कुछ सालों के पेपर्स को देखता हूँ और एनालाइज़ करता हूँ तो पता चलता है कि थोड़ी सुपरफिशियल नॉलेज के साथ भी बहुत अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। लोग लाते हैं मार्क्स हर साल, लेकिन 90s में और अर्ली 2000s में जो पेपर आते थे उनमें 60 मार्कर्स क्वेश्चंस होते थे। उसमें ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता था किसी टॉपिक के बारे में आपको बहुत गहरी नॉलेज हो, और ना सिर्फ उस टॉपिक की समझ हो बल्कि उसकी सारी चीज़ें याद भी हों, कब कौन सा डेवलपमेंट हुआ था। जैसे मान लीजिए लिबरलिज़म के बारे में आपको लिखना है, तो लिबरलिज़म के जो सारे चरण हैं उन सबको याद करना, उन चरण से संबंधित जो थिंकर्स हैं और जिन्होंने जो थ्योरीज़ दी, जो वर्ड्स दिए, उन सबको याद करना उस 60 नंबर के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन अब क्या है, 10 नंबर और 15 नंबर और 20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। 15 नंबर और 20 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उनमें कोई क्वालिटेटिव फ़र्क नहीं है, वो सिर्फ मार्क्स में डिफरेंट है। उनका नंबर ऑफ़ वर्ड्स भी आई थिंक सेम ही होता है, और 15 नंबर को अगर 20 में दे देंगे तो उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो जब कम नंबर का क्वेश्चन होता है, और इसकी सबसे ख़ास बात ये होती है कि आपके पास बहुत लिमिटेड वर्ड्स हैं लिखने के लिए। आपने अगर क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लिया है तो आपको ये पता है कि इस क्वेश्चन के जैसे 4 पार्ट हैं, उन 4 पार्ट को मैं अगर 50-50 वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँगा तो वर्ड लिमिट ख़त्म हो जाएगी। तो जो पहले जो प्रॉब्लम थी ना, पूरी रामायण आनी चाहिए एक टॉपिक से रिलेटेड, उस रामायण की समस्या अब इतनी ज़्यादा नहीं है। तो आई थिंक किताबों पर जाना वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान आइडिया नहीं होगा, और ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से भी बता सकता हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे, मात्र 196। तो मैं थोड़ा ऑब्सेस्ड था इस बार अपने ऑप्शनल को लेकर। मुझे लग रहा था कि ऑप्शनल में मैं इस बार भी अच्छा नंबर नहीं ला पाऊँगा। तो मैं क्या किया, मार्केट गया और जो हमारे ऑप्शनल की किताबें हिंदी मीडियम में जो आती हैं, जैसे OP गाबा है, JC जौहरी है, फड़िया है, ये सब किताबें ले आया। तो मैंने OP गाबा को पढ़ना शुरू किया और मैंने 5 चैप्टर पढ़े टॉपिक वाइज। 5 चैप्टर पढ़ने के बाद जब मैंने अपने आप को एनालाइज़ किया तो मैंने पाया कि मैंने कुछ भी क्वालिटेटिव चेंज नहीं लाया अपने में पिछले साल से। तो मुझे वो किताब पढ़ने का कोई औचित्य नज़र नहीं आया। तो यही मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप जिसके नोट्स पढ़ रहे हैं, नोट्स बहुत अच्छे अवेलेबल हैं, हिंदी में भी अवेलेबल हैं और इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। जैसे मैंने राजेश मिश्रा सर हिंदी के नोट्स पढ़े, लेकिन सेकंड टाइम में जब तैयारी कर रहा था तो मैंने इंग्लिश के नोट्स भी पढ़े, जो शुभ्रा रंजन मैम करवाती हैं, उनके नोट्स भी मैं मार्केट से लेकर आया और वो नोट्स भी मैंने पढ़े, और उनसे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि एक कंपैरेटिव अप्रोच हम ला पाते हैं, और जो नई चीज़ हमने पहले नहीं पढ़ी थी वो अभी पढ़ी, उसको हम ला पाते हैं। तो मेरी राय किताब वर्सेस नोट्स में यही रहेगी कि आप नोट्स पर ज़्यादा फोकस करें। पेपर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारा सिलेबस ही होता है। अगर आपने सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर कर लिया, आपको हर टॉपिक याद है, तो ये स्वाभाविक है कि आप जब कोई प्रश्न आएगा तब ये जान पाएंगे कि ये उस यूनिट से आया है। अब नोट्स मेकिंग, जो हम क्लास नोट्स पढ़ रहे थे वो भी बहुत बल्कि होते हैं, तो हम अपने शॉर्ट नोट्स अपनी भाषा में जो बनाएं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्विक रिवीजन के लिए। और उसके लिए जो मैंने किया वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल से बताऊँ, आप अपना सिलेबस देखें, सिलेबस देखते हुए जैसे आपने प्लेटो को देखा, प्लेटो का जब उसमें नाम पढ़ा थिंकर्स में, तो प्लेटो का नाम पढ़ते ही आपको प्लेटो की थ्योरीज़ याद आनी चाहिए कि प्लेटो ने किन किन चीज़ों पर अपने विचार व्यक्त किए थे। ये विचार व्यक्त जब आपके दिमाग में आ जाते हैं तब इस चीज़ से रिलेटेड 2-2, 3-3 लाइंस और जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखना। हम हमारी भाषा में नहीं बात कर सकते हैं, हमको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बात करनी है। तो जो वर्ड्स, जो लैंग्वेज प्लेटो ने यूज़ की, हमको वो लैंग्वेज का यूज़ करना है। कुछ ऐसे थिंकर्स होते हैं जिन्होंने, जैसे प्लेटो है तो कुछ ऐसे विचारक होंगे जिन्होंने प्लेटो का साथ दिया, जिन्होंने प्लेटो की थ्योरी का समर्थन किया, और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने प्लेटो का विरोध किया।
तो अगर आपने इस तरीके से प्लेटो को कवर कर लिया है कि प्लेटो का नाम दिखते ही आपको उसकी थ्योरीज़ याद आ जाती हैं, जिसने उसका समर्थन किया वो याद आ जाते हैं, और जिन्होंने उसका विरोध किया या उसकी आलोचना की उसके नाम आपको अगर याद आ जाते हैं, तो इसका मतलब आपने उस टॉपिक को कवर कर लिया है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। हर टॉपिक, आप चाहे स्वतंत्रता कर रहे हैं, चाहे समानता कर रहे हैं, चाहे न्याय कर रहे हैं, हर चीज़ से संबंधित अगर आप इस तरीके से कवर कर पाते हैं कि सिलेबस अगर आप देखें और सिलेबस देखते ही आपको उस चीज़ से रिलेटेड जितने भी आयाम हैं वो याद आ जाते हैं, सिर्फ टॉपिक, इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब आपको आपके दिमाग में फ़ोल्डर्स बन गए हैं, उन फोल्डर्स में आपको अब अंदर चीज़ें भरनी है, मटेरियल भरना है, तब आगे इम्पॉर्टेंट हो जाता है और पढ़ना। फिर उसके बाद कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी आ जाती है और जिस तरीके से हमको पेपर में लिखना है वो भी आ जाता है। तो आंसर राइटिंग इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसके लिए सबसे ईजीएस्ट जो वे है वो है आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें। जैसे मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी, हालांकि बहुत ज़्यादा पेपर तो नहीं दिए थे, लेकिन इतने दिए थे कि मुझ में ये कॉन्फिडेंस आ पाए कि मैं इस बार अच्छे से लिख पाऊँगा। तो टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन करें। अगर आप टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन करते हैं तो उसका आप अपना इसके अलावा भी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप नहीं टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर पा रहे, कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ अवेलेबल नहीं है, तो दोस्तों ऑनलाइन आजकल सब कुछ अवेलेबल है। जो टॉपर्स हैं आप उनकी कॉपी डाउनलोड करें, हर साइट पे कोचिंग्स पे ज़रूर अवेलेबल होगी, चाहे 2 ही कॉपी होती हैं। उन्होंने जो टेस्ट दिए थे आप उसको देखकर एक आंसर लिखने का तरीका उनका देख सकते हैं कि ऐसे लिखना होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के साथ बता सकता हूँ। मान लीजिए कि आपसे एक सवाल किया गया पेपर में कि ग्लोबलाइजेशन ने किसी देश की संप्रभुता को किस तरह प्रभावित किया है। एक सिंपल सा सवाल पूछा, तो आंसर राइटिंग का सही तरीका क्या होता है? पहले आप ये समझाएं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन में आप ये नहीं कहेंगे कि वही देशों का आपस में जुड़ना या एक वैश्विक गांव, ये सब चीज़ आप कहेंगे, लेकिन आप ये भी बताएंगे कि ग्लोबलाइजेशन की कौन सी परिभाषा किसने दी। वैश्विक गांव अगर कहेंगे तो आप साथ में ये लिखेंगे कि मैक्लुहान ने कहा। जब आप सीमा रहित विश्व ग्लोबलाइजेशन को कहेंगे तब आप ये बताएंगे ये ओहमे ने कहा। तब जाकर आपके क्वेश्चन में एक सब्सटेंस होगा। उसके बाद आप अपना आंसर शुरू करेंगे। तो आपने सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन को परिभाषित किया, उसके बाद में आप संप्रभुता को परिभाषित करेंगे। संप्रभुता पर भी आप ये बताएंगे कि किस थिंकर ने संप्रभुता को कैसे परिभाषित किया था। आप अगर हॉब्स की बात करते हैं, आगे किसी और दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं, तो आप ये बताएंगे। और जब आप परिभाषा में लिखते हैं तो आप बहुत सिंपल वाली परिभाषा को बताएं, उस पर जो विवादित परिभाषा है उसको ना बताएं प्लीज़, क्योंकि आपके पास इतने शब्द नहीं हैं कि आप परिभाषा में विवाद को सुलझा सकें। इसलिए जो सबसे सिंपलेस्ट जो चीज़ है आप उसी को बताएंगे। उसके बाद में आप ये बताएंगे कि कैसे सोवरेनिटी को ग्लोबलाइजेशन ने इफ़ेक्ट किया है, कैसे WTO प्रभावित कर रहा है, कैसे UN प्रभावित कर रहा है, किस तरीके से और जो दूसरे ग्लोबल MNCs हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन हैं ये कैसे प्रभावित कर रहे हैं, आप ये बताएंगे। और फिर उसके बाद आप ये बताएंगे कि हाँ प्रभावित तो किया है, लेकिन ये जो प्रभाव है ये निर्णायक नहीं है। और वो निर्णायक कैसे नहीं है, इसके भी आप 2-4 एग्जाम्पल पॉइंट्स दोगे। आप ये बताओगे कि माना सब कुछ है, WTO प्रभावित कर रहा है, लेकिन फिर भी WTO के निर्णय तब तक प्रभावी नहीं होते जब तक राज्य उनको ना मान ले। मतलब राज्य का अभी भी निर्णायक प्रभाव बना हुआ है। इस तरह की एंडिंग के साथ में आप अपने क्वेश्चन को फिनिश करोगे। तो हर क्वेश्चन के कुछ चरण होते हैं, किसी भी चरण को हमको ना तो मिक्स करना है और ना ही उसको छोड़ना है, तब जाकर हम शायद कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, अच्छे मार्क्स लेकर आ पाएंगे। एक होती है दोस्तों न्यूज़पेपर। हम ऐसे सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं जहां न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पेपर 1 के पार्ट 2 के लिए हो, इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स, या फिर पूरे पेपर 2 के लिए हो, जहाँ पॉलिटिकल थ्योरी भी होगी और इंटरनेशनल रिलेशन भी होंगे। पिछले साल के इंटरनेशनल रिलेशन और इस साल के इंटरनेशनल रिलेशन दोनों में बहुत चेंज आ चुका है। तो आपको न्यूज़पेपर को पढ़ना और उसको बहुत बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉलिटिकल साइंस के उद्देश्य से अखबार पढ़ना है तो मैंने हिंदी मीडियम के अखबारों में थोड़ा सा दिक्कत पाई, तो इसलिए आपको इंग्लिश के अखबार अगर आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं एडिटोरियल, तो मैं फिर से आपको वही सजेस्ट करना चाहूँगा। एक यूट्यूब पर एक चैनल है ओनली IAS, वो जो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, इससे संबंधित जो आर्टिकल आते हैं, एडिटोरियल आते हैं, उसको हिंदी में डिस्कस करते हैं, तो आप उसको वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल की दृष्टि से आप ज़रूर
इंग्लिश अखबार के जो आर्टिकल्स हैं उनको कवर करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उस स्टैंडर्ड भाषा में बात करें जो एक राजनीतिक विज्ञान के अभ्यर्थी से एक्सपेक्ट की जाती है। तो मैंने ये जब पढ़ते टाइम ये महसूस किया, नोट्स पढ़ते टाइम ही, कि किसी स्कॉलर विशेष की जिक्र किसी देश विशेष के संदर्भ में ज़्यादा होता है। तो मैंने उन चीज़ों को याद रखा और जब मैंने अपने पेपर में लिखा तब उनके नाम से ही उसको रिप्रेजेंट किया। वो ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है और ये लिखने का शायद सही तरीका भी है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर राजन मेनन, उन्होंने एक वर्ड दिया था लास्ट ईयर, इंक्रीमेंटल अप्रोच होनी चाहिए। उन्होंने ये किसके संदर्भ में कहा था? वो कहा था अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के संदर्भ में। अब अगर आप उनके नाम के साथ इस चीज़ को यूज़ करते हो और अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स को बताते हो कि किस तरीके से ट्रंप और जो नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं वो अभी आपस में मिले हैं और उन्होंने वाकई में एक इंक्रीमेंटल अप्रोच दिखाई है। कुछ कंसेशंस अमेरिका ने दिए, कुछ कंसेशंस अपना जो रुख है वो नॉर्थ कोरिया ने डाउन किया, तब जाकर वो एक दूसरे से मिले। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आप अपने आंसर में यूज़ करते हो तो वो बहुत ऑथेंटिक लगेगी और बहुत सही भी लगेगी। नमस्कार, मैं शिव सिंह मीना। CSE 2017 में मेरी 909 रैंक आई है और मुझे दैनिक सर्विस मिली है। मेरा CSE 2017 में ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था और इसमें मुझे 283 मार्क्स मिले हैं, जो हिंदी मीडियम में सेकंड हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ अपनी पॉलिटिकल साइंस की स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा और 2019 के लिए जो नए बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उस विषय में मैं डिस्कशन करूंगा। पॉल साइंस में सामान्यतः इसके 4 हिस्से हैं, 4 सेक्शंस होते हैं, उसके भी ये सब सेक्शंस में डिवाइड होता है। सबसे पहले हम फर्स्ट पेपर के फर्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। फर्स्ट पेपर के फर्स्ट सेक्शन में इसमें पॉलिटिकल थ्योरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स आते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले हमें जो इस सब्जेक्ट को पढ़ने की जो शुरुआत करनी चाहिए उसके लिए हमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करना चाहिए, क्योंकि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है उससे थ्योरी संबंधित है। अगर हम शुरुआत में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के साथ इसकी शुरुआत करते हैं तो वो थ्योरी के साथ हमें ना बाद में लिंक करने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हमें इसके लिए वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ना चाहिए। लेकिन अब सबसे पहले जब इसको पढ़ें तो पहले एक बेसिक समझ हो जाए, तो इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए जो नई 11th और 12th की पॉलिटिकल साइंस की NCERT हैं उनको एक बार पहले पढ़ लेना चाहिए और उसके बाद हमें ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट शुरू करना चाहिए। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कहाँ से पढ़ें, पहले ही समस्या तो ये है क्योंकि हिंदी मीडियम में कंटेंट की पॉलिटिकल साइंस में थोड़ी दिक्कत बनी हुई है। तो सबसे पहले हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए समझने के स्तर पे, अगर कोई कोचिंग कर रहा है कहीं किसी कोचिंग संस्थान से तो उसको समझने का स्तर कोचिंग संस्थान से सामान्यतः मिल जाता है। लेकिन अगर कोई कोचिंग नहीं कर रहा है और वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहता है तो उसके लिए एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए सबसे पहले तो उसे एक JP सूद की बुक है जो बहुत आसान भाषा में लिखी हुई है। हालांकि ये पूरी एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल नहीं करती है, मगर इससे एक जो वेस्टर्न थिंकर्स ने क्या क्या कहा है उसके बारे में एक बेहतर समझ बन जाती है। मगर ये आंसर लिखने के स्तर पर इसमें कमी रहती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हम प्लेटो को पढ़ते हैं तो प्लेटो के बारे में एक कहा जाता है कि प्लेटो को एक फांसीवादियों का प्रेरणा स्रोत या फांसीवादी थिंकर माना जाता है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है क्या नहीं है, मान लीजिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि प्लेटो एक फांसीवादी विचारक के रूप में या प्लेटो एक फांसीवादियों के प्रेरणा स्रोत के रूप में, कई बार आ भी चुका है ये वैसे। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले तो जनरली होगा कि हम उसमें कि इसके फेवर में किसने क्या आर्गूमेंट दिए हैं, कि प्लेटो के किस स्कॉलर ने दिए उसको लिखेंगे कि प्लेटो के फांसीवादी मानने के पीछे क्या रीजन है, कौन से स्कॉलर्स ने क्या व्यू दिए। अपनी ओर से उसमें मिनिमम लिखना होता है या फिर नहीं लिखना होता है। जो थिंकर्स ने और जो कमेंटेटर्स ने प्लेटो के ऊपर लिखा है हमें उन्हीं के उसमें लिखना होगा। तो जैसे हमने इसमें कार्ल पॉपर ने इसको एक फांसीवाद के प्रेरणा सूत्र के रूप में माना तो उसके संदर्भ में हमें दर्शाना होगा। फिर कुछ ऐसे विचारक हैं जो मानते हैं नहीं, प्लेटो एक फांसीवादी नहीं बल्कि एक बहुत मानवतावादी और एक आदर्शवादी विचारक था, तो उनका वो दिखाना होगा। लेकिन ये ध्यान रहे इसमें कोई हम अपनी ओर से कुछ नहीं लिखेंगे, जो भी लिखना होगा जो थिंकर्स ने कहा है, फिलोसफर्स ने कहा है और कमेंटेटर्स ने कहा है
उसके विषय में लिखना होगा। तो जैसे प्लेटो के उसको नकारने, उसके बाद इसमें एक डिस्कशन चलता है उसमें एकेडमिक्स में, वो इसमें हमें ज़रूर शामिल करना होगा। जैसे रोनाल्ड बी लेविंसन ने अपनी बुक इन डिफेंस ऑफ प्लेटो में बताया कि प्लेटो को एक फांसीवादी थिंकर नहीं मान सकते हैं। फिर गिलबर्ट रायले ने अपनी पुस्तक में एक नया विचार दिया है कि प्लेटो को चाहे फांसीवादी नहीं माने, लेकिन जो कार्ल पॉपर की बुक आई है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी, उसके बाद लोगों का एक व्यू बदल गया है। तो हमें ये जो एकेडमिक डिस्कशंस है ये इसमें लिखना होता है। जनरली कम मार्क्स आने के पीछे वजह क्या होती है पॉलिटिकल साइंस में, कि हम जो एक एकेडमिक डिस्कशंस है उसको नहीं लिखते हैं और हम एक सामान्य तरीके से लिख देते हैं। हमें उसके ऊपर जो जैसे प्लेटो के ऊपर जितनी भी कमेंट्री हुई है जिनको वो एक फांसीवाद के तौर पे देखता है, तो उनके बाकायदा उनको जो कमेंटेटर्स हैं उनके नाम लिखने होंगे, उनके बुक्स के नाम के साथ उनके व्यू लिखने होंगे, तभी हमें बेहतर मार्क्स मिलते हैं। तो सामान्यतः ये देखने में मिलता है। खासकर मैंने जब इस 17 से पहले के जो अटैम्प्ट दिए उनमें इस तरह की पॉलिटिकल साइंस में एक रणनीति नहीं अपनाई और जो इस तरह के कमेंटेटर्स हैं उनको शामिल नहीं किया। तो जो मेरे मार्क्स होते थे वो काफ़ी कम होते थे, 230 के करीब बने रहते थे। लेकिन इस बार जब मैंने ये स्ट्रेटजी चेंज की तो मेरे मार्क्स काफ़ी बढ़ गए और 283 तक पहुंच गए। और इस बार मैंने 2018 का मेंस भी दिया, तो उम्मीद है मेरे 300 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि इस बार की जो स्ट्रेटजी वो चेंज करके दी तो वो बड़ी फ़ायदेमंद साबित हुई। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए बात यहाँ तक होती है। फिर आगे बात करें तो इसके लिए और क्या स्रोत अपनाया जाए कि बेहतर सोर्स है, तो मेरे हिसाब से इसके लिए सुब्ररंजन मैम के नोट्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। उसमें लेटेस्ट जितने भी कमेंटेटर्स हैं उन सभी को शामिल कर लिया गया है। तो उसका एक फ़ायदा रहेगा कि आपको इधर उधर से कम देखना पड़ेगा। अगर आप जेपी सूद की बुक पढ़ लेते हो, उसके बाद अगर आप सुब्ररंजन मैम के नोट्स का इस्तेमाल करते हो, तो आपको एक सफिशिएंट समझ का और एक अच्छा कंटेंट जो आपको एग्जाम में लिखना होता है वो मिल जाता है। अब इससे आगे बात करते हैं इसी का जो फर्स्ट पेपर का फर्स्ट सेक्शन का ए सेक्शन के जो दूसरा भाग है, उस जो दूसरा पार्ट है वो पॉलिटिकल थ्योरी से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसी विचारधाराएं पढ़ते हैं। इसके लिए हमें क्या रणनीति अपनानी होगी? इसके लिए समझ के स्तर पर शुरू में हम ओपी गावा की बुक है उसको पढ़ सकते हैं, और फिर वो ओपी गावा की बुक में भी वही समस्या है जैसे जो जेपी सूद की बुक में हमें देखने को मिली, क्योंकि उसमें भी एक बहुत ही जो लेटेस्ट कमेंटेटर्स हैं उनको शामिल नहीं किया गया है, एक सामान्य तरीके से उनको बता दिया गया है। तो समझने के लिए हम ओपी गावा की बुक का इस्तेमाल करें, लेकिन जो आगे उसमें आंसर्स की क्वालिटी और बेहतर क्वालिटी के लिए हमको सुब्ररंजन मैम के नोट्स का इस्तेमाल करना होगा। और जहाँ कहीं कहीं मौका मिले तो जहाँ लगे कि बेहतर सुब्ररंजन मैम के नोट्स पूरे नहीं हैं, चीज़ों को कंप्लीट नहीं करें, वहाँ हम राजेश मिश्रा सर के नोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो सरस्वती IAS में पढ़ाते हैं। उनके नोट्स मार्केट में भी मिल जाएंगे। पॉलिटिकल थ्योरीज में भी एक सेक्शन होता है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उसके लिए एक एंड्रयू हैवुड की बुक बेहतरीन बुक है। मेरे हिसाब से वो बुक पढ़ी जानी चाहिए और उसको समझा जाना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन है। और उसी तरीके का लेखन, उत्तर लेखन का तरीका वही होगा जो एकेडमिक डिस्कोर्स है और जो अन्य थिंकर्स ने कहा है, अपनी ओर से उसमें मिनिमम होगा, लिखना होगा। लेकिन कई हम जो नई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे उदारवाद हम लिख रहे हैं, तो क्या जैसे क्वेश्चन आता है कि उदारवाद ने विचारधाराओं के संघर्ष को जीत लिया है, तो उसमें हमें नए एग्जाम्पल्स भी देने होंगे। जो हम ट्रेडिशनल करते आते हैं कि वहाँ से हम मानते हैं कि एक इतिहास का अंत का विवाद एक की संकल्पना आई थी, फिर 1990 में के करीब बाद में जो विचारधाराओं का अंत का एक सिद्धांत आया। लेकिन हमें नया भी लिखना होगा कि विचारधाराओं को, संघर्ष को उदारवाद ने अभी नहीं जीता है, क्योंकि 2008 की मंदी आई, उसके बाद इसमें विचारधाराओं के उदारवाद की जो विजय की वो संकल्पना थी वो ध्वस्त होती नजर आ रही है। और खासकर जिस तरह से ट्रंप के शासनकाल में वर्तमान में जो संरक्षणवादी नीतियां हैं वो उदारवाद पे और प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं कि उदारवाद एक सर्वश्रेष्ठ विचारधारा है। तो हमें लेटेस्ट लिखना होगा और थिंकर्स के और कमेंटेटर्स के साथ लिखना होगा। अभी आपको बहुत से लेटेस्ट कमेंटेटर्स मिल जाएंगे, उनको आपको जरूर कोट करना होगा, तभी आपके मार्क्स मैक्सिमम हो सकते हैं। आगे बात करते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट की। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में एक बुक्स की प्रॉब्लम रहती है कि कोई एक बेहतर बुक मिल जाए, यहाँ हिंदी मीडियम में ये समस्या बनी रहती है। तो इसके लिए आप एक मधुकर श्याम चतुर्वेदी की बुक आती है, भारतीय राजनीतिक विचारकों की, ये राजस्थान विश्वविद्यालय में चलती है, एक बेहतरीन बुक है। और इसके अलावा जो अगर कुछ बेहतर उसमें बुक को पढ़ने के अलावा कुछ ऐड करना होगा तो सुब्ररंजन मैम के नोट्स को ऐड करना होगा, क्योंकि उनके नोट्स में जो लेटेस्ट कमेंटेटर्स हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट के ऊपर, जो लेटेस्ट कमेंटेटर्स हैं उनको शामिल कर लिया गया है, जो सामान्यतः और जगह जो ये मधुकर श्याम चतुर्वेदी वाली बुक है उसमें ये नहीं मिलते हैं।
जब आप फर्स्ट पेपर का फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट कर लो तो आपको कोशिश करनी होगी कि 1990 से और 2018 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को आपको लिख के टीचर को दिखाना चाहिए। और हो सके तो कुछ क्वेश्चंस के जो मॉडल आंसर्स हैं वो टीचर्स से, जहाँ भी आप कोचिंग करते हैं या फिर कहीं पे से गाइडेंस लेते हैं, तो उनसे मॉडल आंसर्स ले लेने चाहिए। बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि जो ये 1990 से 2018 तक के जो क्वेश्चन है वो मेरे हिसाब से बहुत सफिशिएंट क्वेश्चन है। उसके लिए इसके अलावा और ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कोशिश ये कीजिए कि जो मॉडल आंसर्स हैं, जो बेहतर टीचर्स हैं, उनसे लिखे हुए आपको मिल जाएँ। अब बात करते हैं फर्स्ट पेपर के सेक्शन बी की। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक इंडियन नेशनलिज्म से जुड़ा हुआ है, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी, और थर्ड इंडियन पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। तो इंडियन नेशनलिज्म के लिए तो आप या तो मॉडर्न इंडिया की जो स्पेक्ट्रम की बुक आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सत्या एम रॉय की एक दिल्ली विश्वविद्यालय से बुक आती है भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद। इन दोनों में से कोई एक बुक चुन सकते हैं। और 1-2 क्वेश्चन हमेशा जो भारतीय राष्ट्रवाद से इस सेक्शन में पूछे जाते हैं। सामान्यतः जो 5वां क्वेश्चन होता है जिसमें कंपलसरी होता है, उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे एक क्वेश्चन होता है तो वो जनरली 10 मार्क्स का होता है। कभी कभार ये 15 या 20 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है भारतीय राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और बाद में उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने के लिए और ज़्यादा सटीक के लिए आप सुब्रह रंजन मैम के नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सेक्शन इससे जुड़ा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। इसी से जो फर्स्ट पेपर का सेक्शन बी का ही हिस्सा है। इसमें आप पढ़ने के लिए, बेसिक समझ के लिए राजेश मिश्रा सर की एक बुक आती है भारतीय राज्य व्यवस्था। बहुत आसान शब्दों में लिखी गई है और बहुत ही सही तरीके से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखी गई है, लेकिन वो पूरी तरह से रिक्वायरमेंट पूरी फुलफिल नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे भी हम सुब्रह रंजन मैम के नोट्स को ऐड कर सकते हैं। इसमें नई चीज़ें ऐड करने के लिए हम द हिंदू अखबार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड कई लेख आते रहते हैं। वैसे सुब्रह रंजन मैम के नोट्स में जो भी लेटेस्ट होते हैं वो सारी चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं, तो वहाँ से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बाहर जाके पढ़ने की। सुब्रह रंजन मैम के नोट्स या राजेश मिश्रा सर की बुक पढ़ते हैं तो उनमें एक स्ट्रक्चर और वो उनका जो पावर्स होती हैं वो तो मिल जाती हैं, मगर उनका कार्यकरण जो वर्किंग होता है वो नहीं मिलती है। जैसे नेशनल कमीशन फॉर सिविल ट्राइब, तो क्वेश्चन पूछता है कि एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं कि जो NCST है उसने ट्राइब्स के कल्याण के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं और वो कितने लाभदायक साबित हो पाए हैं। तो जनरली इसके लिए जब हम आंसर लिखने होंगे तो हम वो जनरल आंसर नहीं लिख सकते जो GS में हम लिखते हैं। इसके लिए बहुत से स्कॉलर्स ने रिसर्च किया हुआ है, तो उन स्कॉलर्स के जो लेख हैं उनको बेस बना के हमें लिखना होगा और बाकायदा मेंशन करना होगा कि किस स्कॉलर ने क्या लेख लिखा है और उसमें क्या व्यू दिए गए हैं किसके कार्यकरण के विषय में। ऐसे ही ये कई 10-12 संस्था हैं, उनके विषय में यहाँ नोट्स की थोड़ी कमी देखने को मिलती है हिंदी में, और इंग्लिश में भी एक जगह इकट्ठे नोट्स नहीं मिलते। तो थोड़ा आपको खासकर EPW मैगजीन और जो एक सेमिनार मैगजीन आती है वहाँ से थोड़ा सर्च करना होगा, और जो न्यूज़पेपर से वहाँ से भी थोड़ी मदद लेनी होगी। तो यहाँ से ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। कुछ सुब्रह रंजन मैम की टेस्ट सीरीज है उसमें भी कुछ आंसर्स मिल जाते हैं, तो वहाँ से भी हेल्प लेके आपको वो एक नोट्स बना सकते हो, खासकर इन संस्थाओं के विषय में। आगे इसमें जो सेक्शन बी है फर्स्ट पेपर में, उसमें इंडियन पॉलिटिक्स से जुड़ी चीज़ें कुछ, जैसे जाति धर्म, निर्जातीयता, योजना, पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो इनके विषय में कहीं पे एक जगह बहुत बेहतर मैटर नहीं मिलता। तो इसके लिए आप सुब्रह रंजन मैम और राजेश मिश्रा सर के जो नोट्स हैं उन दोनों को मिला के पढ़ सकते हैं, तो उनसे क्या एक बेहतर समझ बन जाएगी और बेहतर ही नोट्स हैं तो उनको सीधे सीधे आंसर लिखने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे भी वही अप्रोच अपनानी होगी जो सेक्शन ए में अपनाई। जब इसको पढ़ लें तो 1990 से और 2018 तक के जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं उन सब के आंसर्स लिखने होंगे, और हो सके तो टीचर से मॉडल आंसर्स भी ले लेने होंगे, ताकि आपको आइडिया रहे कि वास्तव में आंसर लिखना कैसे होता है, किन आंसर्स में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं और किन में कम मिलते हैं। तो यहाँ पे हम ये 1990 से 2018 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये हुई फर्स्ट पेपर की बात। मैंने जो ये रणनीति अपनाई मैं ज़्यादातर आपको वही हिस्सा बता रहा हूँ, और जो मैंने इस साल और सीखा है वो चीज़ें मैं आपको ऐड करते हुए बता रहा हूँ। अब बात करते हैं सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर के फर्स्ट सेक्शन में कई चीज़ें, जिनमें से एक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि इनको एक जगह सामान्यतः बहुत अच्छा मैटर नहीं मिलता तो इसको स्किप कर जाते हैं या फिर बहुत हल्के में पड़ जाते हैं, और ये इससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन नंबर जो एक पहला होता है उसमें कंपलसरी में 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं,
तो वैसे में वो 20 या 30 नंबर के क्वेश्चन पुअर चले जाते हैं। तो इसके लिए बेहतर है कि एक नई बुक 2017 में आई है उसको पढ़ लिया जाए और उसको नोट्स बना लिए जाए, उससे तो बेहतर है। उस बुक का नाम है द थ्योरेटिकल फाउंडेशंस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। छोटी सी बुक है, ज़्यादा मोटी नहीं है, बहुत छोटी सी बुक है। ये सुब्रतो मुखर्जी और रामास्वामी की बुक है। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, मार्केट में जनरली मिलती नहीं है, तो ऑनलाइन आपको उपलब्ध हो जाएगी, आप वहाँ से ले लीजिए। और सुब्रा रंजन मैम के नोट्स हैं इस विषय में कि कौन से पॉलिटिकल इकोनॉमी से जुड़े हुए लेटेस्ट, वो प्रिंटेड नोट्स ज़्यादा हैं, क्लास नोट्स कम हैं उनके उसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी के। तो हो सके तो वो कहीं से ले लीजिए आप, हो सकते तो इंस्टीट्यूट से ही लीजिए, क्योंकि वहाँ पे बेहतर क्वालिटी के और सही से सेट किए हुए नोट्स मिलते हैं। आगे का सेक्शन है इंटरनेशनल थ्योरी, जिसमें हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रहित, जिसके अप्रोचेज पढ़ते हैं कि उदारवादी अप्रोचेज क्या कहता है, यथार्थवादी अप्रोचेज क्या कहता है, संरचनात्मक जो रचनात्मक सिद्धांत क्या कहते हैं, आलोचनात्मक सिद्धांतकार क्या कहते हैं। इसके लिए एक बेहतरीन बुक है एंड्रू हैवुड की ग्लोबल पॉलिटिक्स, उस बुक को पढ़ा जाना चाहिए। और हो सके जनरली हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या करते हैं, उस बुक को पढ़ने से बचते हैं, थोड़ी सी इंग्लिश टफ है, तो उस बुक को पढ़ा जा सकता है। बहुत ही बेहतरीन बुक है और ये बहुत सी चीज़ें कवर करती है। ये पूरे सेकंड पेपर में बहुत लाभदायक बुक है, तो इसको पढ़ा जाना चाहिए। और जो चीज़ें इस बुक से कंप्लीट नहीं होती हैं, वहाँ सुब्रा रंजन मैम के नोट्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो ये आईआर की थ्योरीज की बात हुई। आईआर की थ्योरीज में एक है इंटरनेशनल इकोनॉमी सिस्टम, एंड्रू हैवुड की बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और सुब्रा रंजन मैम और राजेश मिश्रा सर के नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ संस्थाएं जैसे EU, सार्क, आसियान वगैरह, इसके लिए सुब्रा रंजन मैम के नोट्स का यूज कर सकते हैं और न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर जो मैं न्यूज़पेपर में हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में इनसे रिलेटेड कोई डेवलपमेंट या लेख आते रहते हैं, जैसे सी राजा मोहन का लेख हुआ, हर्षवंत का लेख हुआ, तो उन स्कॉलर्स के व्यू को यहाँ हम लिख सकते हैं। और प्रोजेक्ट सिंडिकेट एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी बेहतरीन लेख उपलब्ध होते हैं, तो ये ऑनलाइन फ्री अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं यूज में। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की पर वहाँ पे एक डिस्टिंगाइज लेक्चर सीरीज के तहत बहुत सारे जो फॉर्मर एम्बेसडर हैं उनके लेख मिलते हैं, वो बहुत बेहतरीन और अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे इन संस्थाओं और इनसे जुड़े हुए मुद्दों के लिए वो लेख बड़े यूजफुल हैं। कुछ और सेक्शन है इसमें, कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न्स, जिसमें टेररिज्म हुआ, कुछ ऐसे मुद्दे, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हुआ, तो इसके लिए हम एंड्रू हैवुड और सुब्रा रंजन मैम की बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने भी इन्हीं का इस्तेमाल किया है। ये हुआ सेकंड पेपर का सेक्शन ए। सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में हम पढ़ते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए कोई एक लेटेस्ट बुक आप ले सकते हो, जैसे अभी राजेश मिश्रा सर की बुक आई है भारतीय विदेश नीति पे, तो उन्होंने जनरल तरीके से लिख दिया, मगर आपको ये पता चल जाएगा कि भारत की विदेश नीति क्या है और किन देशों के साथ भारत के कैसे संबंध हैं, किन मुद्दों पे विवाद है, नए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। मगर ये ऑप्शनल की रिक्वायरमेंट इससे पूरी नहीं होती है। ऑप्शनल होता है वो एकेडमिक डिस्कोर्स का मसला है। विदेश नीति में बहुत ज़्यादा एकेडमिक डिस्कोर्स है, बहुत सारे फॉर्मर एम्बेसडर्स के व्यू हैं, अलग अलग व्यू हैं, और बहुत सारे पत्रकार जो मायने रखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े हुए हैं, के मामले में लेखन करते रहते हैं, उनके व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी हमें उसमें समायोजित करना होगा। तो इसके लिए हम सुब्रा रंजन मैम के नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुब्रा रंजन मैम हर साल जो टेस्ट एग्ज़ाम होती है उससे एक महीने पहले सारे आईआर के जितने भी लेख आए हैं उनको कंपाइल करके, और जो काम की चीज़ें उनको ठीक ढंग से कंपाइल और सेट करके अवेलेबल करवा देती है। मार्केट में आपको मिल जाएंगे या फिर वहाँ इंस्टीट्यूट से ले सकते हो। अपडेशन के लिए इधर उधर भागना पड़ता है, तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। बाकी आप अगर डेली लेटेस्ट तरीके से पढ़ना चाहते हो तो कुछ वेबसाइट्स हैं जिनका यूज कर सकते हो, जहाँ से वो सुब्रा रंजन के मैम के जो नोट्स होते हैं अपडेटेड, उनमें एक जगह जो कंपाइल मिलता है वो जनरली यहीं से मिलता है। इसके लिए साइट है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, और दूसरी है IDSA, जिसके बारे में तो ज़्यादातर लोगों को पता होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। तीसरी एक साइट है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये बहुत उपयोगी साइट है। चौथी कार्नेगी इंडोमेंट, और पाँचवीं सी राजा मोहन के लेख जो इंडियन एक्सप्रेस में मिलते हैं। तो हमें जनरली इसमें जब पॉल साइंस में जैसे विदेश नीति के मामलों में लिखना होता है कि भारत और जापान के संबंधों पर चर्चा कीजिए। वर्तमान में जो जैसे 2018 में एक क्वेश्चन आया कि भारत और जापान के संबंधों में जो एक गतिकीय डायनेमिक वो चीन की वजह से पैदा हुआ है, तो हमें वहाँ पे स्कॉलर्स के व्यू लिखने होंगे इस विषय में, सी राजा मोहन क्या कहते हैं। और ये जो स्कॉलर्स के व्यू हैं
वो आपके सहायक नहीं होने चाहिए, बराबर चलने चाहिए, बल्कि उसके आंसर में फॉरेन पॉलिसी और आईजीपी में तो उनका वेटेज 70% तक होना चाहिए। आपके आंसर में व्यू दिखने चाहिए, आप उनको उनके माध्यम से एनालिसिस करोगे, लेकिन उनके व्यू जरूर होने चाहिए। और आप अपनी ओर से विदेश नीति में कोई भी सलाह नहीं देंगे, जो भी देंगे किसी भी स्कॉलर्स का नाम लिख के देंगे, जो भी सलाह देंगे, किसी भी तरीके का व्यू रखेंगे वो भी स्कॉलर्स के माध्यम से रखेंगे। क्योंकि आप खुद उसके फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट नहीं है। जनरली होता क्या है कि हम जैसे भारत और पाकिस्तान संबंधों पर कुछ लिखना होगा तो जनरली हम कुछ चीज़ें जानते हैं तो हम वो लिखने की कोशिश करते हैं, जैसे जीएस में, मगर वो यहाँ नहीं चल सकता ऑप्शनल में। इसके लिए आपको एकेडमिक डिस्कोर्स है, लेटेस्ट जो बुक्स लिखी गई हैं, जर्नल्स में जो लेख आए हैं उनका इस्तेमाल करके लिखना होगा और बाकायदा उनको मेंशन करना होगा। लेख का नाम लिखोगे तो भी मार्क्स मिलने की ज़्यादा चांसेस मिल जाते हैं। व्यू लिखना होगा। और स्कॉलर्स के लिए इसके लिए आप चाहो तो 2018 की जो सुब्रमण्यम मैम ने आईआर के लिए अपडेशन के जो नोट्स दिए हैं उनमें आप देख सकते हो कि कौन कौन से स्कॉलर्स किस किस कंट्री के साथ रिलेशंस में मायने रखते हैं, उनके व्यू मायने रखते हैं, तो आप वहाँ उनका इस्तेमाल कर सकते हो। तो पॉल साइंस के लिए यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब बात आती है नोट्स बनाने की, तो मुझे लगता है कि हर जगह हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो मैंने जो ज़्यादातर सोर्सेज बताए हैं वो इंग्लिश मीडियम से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि हिंदी मीडियम में इन सोर्सेज को पढ़ के नोट्स बना लेने चाहिए, कुछ पॉइंट वाइज, और जहाँ ज़रूरत हो डिटेल नोट्स बना लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप इंग्लिश के सोर्सेज को रखेंगे, सोर्सेज भी ज़्यादा हैं, अगर उनको बार बार फिर पढ़ भी नहीं पाएंगे, रिविजन भी नहीं हो पाएगा मेंस के टाइम, और उनको बार बार पढ़ना भी हेक्टिक हो सकता है। तो मेरे हिसाब से उनके नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए। अब बात आती है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की। तो पॉल साइंस में टेस्ट सीरीज आप कहीं पे भी ज्वाइन कीजिए, पहले ये देख लीजिए कि वो टेस्ट सीरीज को क्या वाकई टीचर चेक कर रहा है या नहीं चेक कर रहा, और टीचर उस स्तर का है या नहीं है कि जो पॉल साइंस की वाकई रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है नहीं कर रहा है। क्योंकि हिंदी मीडियम में थोड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। मैंने इन चीज़ों को लिए पहले पॉल साइंस के लिए तो टेस्ट सीरीज के लिए तो राजेश मिश्रा सर को वहाँ ज्वाइन किया, लेकिन मैंने नोट्स में राजेश मिश्रा सर के अलावा सुब्रमण्यम मैम के नोट्स का बहुत इस्तेमाल किया, तो मुझे ये 283 नंबर लाने में बहुत लाभदायक रहा। हिंदी मीडियम में पॉल साइंस में थोड़ी दिक्कत जरूर है, लेकिन जो बच्चे पॉल साइंस ले चुके हैं या पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है अगर थोड़े इंग्लिश सोर्सेज को पढ़ लिया जाए तो बेहतर मार्क्स मिल सकते हैं। धन्यवाद।